एक सबसे बड़ा स्टॉक, तो उस पर व्यू लेना ज़रूरी था और काफ़ी बड़ा मूव भी आ रहा है अब इसकी वजह से मार्केट में। आज एक्सपायरी है, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब ये ऑप्शंस के आंकड़े क्या कह रहे हैं। जो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग देखी थी हमने 18,600 पर, 650 पर, 700 पर, उस पर क्या होगा। ये आज की लिस्टिंग एक्सक्यूज मी, अच्छी खासी लिस्टिंग यहाँ पर, करीब 14% का प्रीमियम। धर्मराज क्रॉप गार्ड, ये एक लिस्टिंग है। ऑब्वियसली क्रॉप गार्ड स्पेस में है, थोड़ा सा मार्केट को एक नीश स्पेस लग रहा है यहाँ पर, और लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं मार्केट के पास ट्रेड करने के लिए। आगे जाकर ये एक स्पेस है जहाँ ओपन होगा, मुझे लग रहा है वो काफ़ी स्टॉक्स आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक अच्छा खासा मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ, करीब 15% प्रीमियम के साथ ये स्टॉक लिस्ट हुआ। और उसके बाद भी थोड़ा मूव पॉजिटिव ही है यहाँ पर। अब 273 के करीब ये स्टॉक 266 पर लिस्ट होने के बाद, तो एक अच्छी खासी मूव ये स्टॉक इस समय दिखाता हुआ है। अच्छा, अब हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं, गौरव बिस्सा और एक्चुअली स्वाति होतकर जुड़ी हैं आज हमारे साथ। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गौरव जी, पहले आपके पास आते हैं। कोई फ्रेश ट्रेड इस समय आपकी, इस समय मार्केट को देखते हुए जो फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे और आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, स्ट्रक्चर अच्छा ही है निफ्टी का। आप इलेक्शन के लिए आप कह लीजिए 2-3 दिन से जो है ग्राइंडिंग काफी थी, और भी फैक्टर्स थे, फेड पॉलिसी हो गया, अमेरिका की पॉलिसी थी, तो वो सारी चीजों की थोड़ा एक ग्राइंडिंग वाला था। बट अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स देखेंगे स्पेशली, तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने में मिला था 18,600 के आसपास में, और वहीं से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है, बट वहां से रिटेस्ट के ऊपर गया। तो मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है, ये एक बार 19,000 फिर से अटेम्प्ट हो सकता है, प्रोबेबली उसको पार भी एक बार कर लें दिसंबर 6 के लिए। तो फिलहाल मेरा रुझान पॉजिटिव रहेगा। एक बार 18,600 के नीचे क्लोजिंग आ गया तो मैं एक बार रिव्यू करूंगा, जब तक वो नहीं आ रहा है मेरा रुझान यहाँ से पॉजिटिव के लिए रहेगा। और रही बात स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी। काफी स्मार्ट मूव हमको देखने मिला है अपने 89 ईएमए के डेली चार्ट्स पे से, और एक अच्छा आपको पार्टिसिपेशन देखने मिला है एफएमजी स्पेस ओवरऑल के अंदर। तो यहाँ पे 330 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय कर सकते हैं। 355 का इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा है बीडीएल। यहाँ पे भी स्टॉक अगर देखें तो मेजरली कुछ किया नहीं है, लेकिन एक अच्छे राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, चैनल सपोर्ट्स के नजदीक में है। तो आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा 940 का स्टॉप लॉस होगा, और 1040 के लिए स्टॉप प्ले कर सकते हैं। ओके, दो ट्रेड्स आपके, आईटीसी और भारत डायनेमिक्स। आईटीसी आज कार्यक्रम में दूसरी बार डिस्कस हुआ है, और आईटीसी में वाकई एक अच्छी बात है। और मैं इनफैक्ट बहुत दिनों बाद खुद आईटीसी का चार्ट देख रहा हूँ। भुला दिया गया था कुछ दिनों से स्टॉक, और 15 नवंबर के बाद आज पहली बार आईटीसी अपने 20 डेमा को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। रिलायंस अब डे हाई पर आ गया और एक और मूव देता हुआ। बट लुक एट एल&टी आपकी स्क्रीन पे अपने करियर के हाई पर है, 2100 आपकी स्क्रीन पर 43 का भाव है, और जो लास्ट इसका हाई था जनवरी 2017 का 2066, उसको कितने बड़े फ्रैक्शन से पार कर चुका है ये। अच्छा गौरव, आपका एल&टी पर व्यू क्या है? दरअसल जून, जुलाई, अगस्त का जो कैपिटल गुड्स का स्विंग था, उसमें डोमिनेट किया था एबीबी ने, सिमंस ने, लेकिन इस लेग को डोमिनेट किया है एल&टी ने। बहुत दिनों बाद लीडरशिप अपने पास रखी है। अभी एक प्रोजेक्शन, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं डिलीवरी पे काम भी करते हैं और कुछ पोजिशनल काम भी करते हैं, प्रोजेक्शन क्या है आपका इन लेवल्स पे एल&टी पे, क्योंकि अब कोई सामने सप्लाई जोन खड़ा ही नहीं है। आपका व्यू एल&टी पर गौरव? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स इसमें देखने मिले हैं। अपने प्रीवियस स्विंग है वो भी तोड़ा है, और उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। वीकली चार्ट्स भी काफी अच्छे दमदार कैंडल्स बन रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ से और एक 7-8% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। निफ्टी इंफ्रा अगर आप देखेंगे चार्ट्स, शायद आपने पहले बात भी की होगी, तो काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको निफ्टी इंफ्रा में देखने मिला है। तो उसके अंदर अगर आप हैवी वेटेज के लिए देखेंगे तो लार्सन भी है, तो एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, उसके अंदर एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हाई बीटा। मुझे लगता है कि यहाँ पे और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर किसी का नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो भी आप उसको बाय कर सकते हैं, और अगर आपका नजरिया साल भर उससे ज्यादा का है तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए और भी अच्छे मौके होंगे 1-1.5 साल के अंदर। ओके, एल&टी आपकी स्क्रीन पर, और एक निफ्टी को पुश देने के लिए और इनफैक्ट निफ्टी बैंक को पुश देने के लिए दोनों ही एक चीज तैयार हो रही हैं। लुक एट एचडीएफसी बैंक एट डे हाई, और अच्छा मूव देता हुआ। बट आज एचडीएफसी भी अपने कल 1046 से लेकर 330 बीच का जो प्राइस क्लस्टर था उसको बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ। सो इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी और निफ्टी बैंक बोथ। आपकी स्क्रीन पर स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वाति, आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रही हैं, और थोड़ा अपने उत्तर को संक्षेप में रखिएगा, और आपके दो कॉल्स।
यस, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मार्केट के में व्यू पॉजिटिव है, जिस हिसाब से हम लोग सपोर्ट से एक बाउंस बैक रैली देख रहे हैं। काफी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है 18,670 एक बार सरपास कर देगा तो मुझे लगता है 18,800 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, मुझे लगता है ये लॉन्ग साइड पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। कमिंग टुवर्ड्स स्टॉक स्पेसिफिक, दो बाय कॉल देना चाहूंगी। वन विल बी ऑन छोला फाइनेंस। ये काउंटर हम देख रहे हैं कि 50 डीएमए के ऊपर काफी दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था, नार्म्स ने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। इसमें काफी क्षमता है अपसाइड में। आई बिलीव कि 780 800 के लेवल्स टच कर लेगा, तो छोला फाइनेंस करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 730 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। सेकेंड बाय कॉल कम्स ऑन एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक अगर आप डेटा देखो तो 20 डीएमए का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था। काफी ऑलमोस्ट एक महीने से कंसोलिडेशन हो रहा था, काफी टाइट रेंज में चला था। मुझे लगता है इसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अभी 1618 के रेंज में चल रहा है। अपसाइड इसमें 1710 के लेवल्स अपसाइड में ओपन हो जाते हैं, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा एचडीएफसी बैंक। स्टॉप लॉस विल बी 1580 एंड शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा 1670 का। ओके, एचडीएफसी बैंक आपके स्क्रीन पे डे हाई, मार्केट से डे हाई, बैंक निफ्टी 43,400 की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ। लेकिन ये सब जो हो रहा है आज, उसके पीछे चुनावी नतीजे। और नीरज जी अब हमारे साथ मौजूद हैं नंबर्स के अपडेट को लेकर, और इन ट्रेंड्स में एक कहीं ना कहीं अब जो एक तस्वीर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। नीरज जी, अभी अनुज और मैं बात ही कर रहे थे कि आपके जुबान से एक बार बात करते करते बीजेपी के लिए गुजरात में 150 का आंकड़ा निकल ही गया था। आज लग रहा है वास्तविकता हो ही जाएगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र, इसमें कोई शक नहीं लग रहा अब, क्योंकि जिस तरीके की बढ़त और रुझान दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी वो मैजिक फिगर जो 150 का एग्जिट पोल्स में भी दिख रहे थे वो हासिल हो जाएगा। करंट स्टेटस ये है कि बीजेपी 146 सीटों पर या तो कहीं कहीं जीत चुकी है या आगे चल रही है। कुल 182 सीटें हैं। कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है, 22 सीटों पे है, तकरीबन 55 सीटों का नुकसान इस वक्त अगर आप रुझान के हिसाब से देखें, और आम आदमी पार्टी 9 सीट पे है। चलिए इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप पे देखते हैं कि किन किन इलाकों में, किन किन रीजन्स पे इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। बीजेपी के लिए 54 सीटों का आंकड़ा दिख रहा है मध्य गुजरात से। यहाँ पे उनको 17 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, और कांग्रेस को 17 सीटों का नुकसान है पिछले चुनाव के मुकाबले। ये आंकड़े रुझान के हैं या कहीं कहीं पे जीत के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर गुजरात की तरफ देखें तो यहाँ पे बीजेपी 24 सीटों पे बढ़त लेके चल रही है, जहां पे 10 सीटों का उनको फायदा है। कांग्रेस को 11 सीटों का नुकसान है और 1 सीट का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, यानी वो अपना खाता खोलते हुए दिख रही है उत्तर गुजरात में। सौराष्ट्र और कच्छ जो सबसे टफ माना जा रहा था बीजेपी के लिए, वहां भी 41 सीटों की बढ़त है। कांग्रेस को 22 सीटों का नुकसान हो रहा है और बीजेपी को करीब 18 सीटों का फायदा होता हुआ यहां पे दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 4 सीटों का उसका खाता खुल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये इलाका माना जा रहा था कि दक्षिण गुजरात में वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो 4 सीटों का आंकड़ा उनके सामने देखने को मिल रहा है। अब कुछ पर्सनालिटीज पर नजर डालते हैं कि कौन कौन वहां पे फाइट में थे और उनकी इस समय स्थिति क्या चल रही, क्योंकि कई सारे नामी चेहरे, कई एग्जिस्टिंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, तो उसको भी एक बार देखते हैं। ये है भूपेंद्र भाई पटेल, घाटलोडिया से चुनाव लड़ रहे थे, आगे चल रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग भी रहा था कि इनकी सीट पे कोई दिक्कत नहीं है और काफी अच्छी बढ़त के साथ ये आगे है अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए, जो कि कांग्रेस से है। यहाँ पे दूसरा जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है, ईशुदान गढ़वी, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। इनके बारे में लोग कह रहे थे कि शायद बड़ा टफ होगा इनके लिए, लेकिन खंभालिया सीट से ये फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आम आदमी के लिए। एक और रुझान जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको आप देखिए, ये है जामनगर उत्तर से रिबाबा जडेजा। ये जो क्रिकेट स्टार हमारे जडेजा साहब हैं, उनकी पत्नी है, लेकिन इस वक्त ये पीछे चल रही। थोड़ी देर पहले तक ये आगे थी, लेकिन मौजूदा हाल में ये पीछे चल रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं। अब अगला देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस था, जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी पिछली बार आपको याद होगा आंदोलन चला रहे थे, फिर उन्होंने बीच में जो है उसको रोका, फिर ये कांग्रेस में गए और इस वक्त कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं और ये पीछे चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वडगाम सीट से इनका पीछे की तरफ रहना। हार्दिक पटेल को देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आंदोलन चला रहे थे, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन की और ये वीरम गांव से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ बड़े फेसेस हैं जो
इंपॉर्टेंट करें। लेकिन अब दूसरा जो बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश, उस पर नजर डालते हैं कि हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति। यहाँ पे नेक एंड नेक फाइट का रुझान हमें दिख रहा था। ताज़ा स्थिति आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से 68 सीटों का बंटवारा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहा। आम आदमी पार्टी यहाँ पे लगभग खाता भी खोलने की स्थिति में नहीं है। 31 और 33 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, 31 पे बीजेपी, और यहाँ पे वो मैजिक फिगर है 35 का। 4 निर्दलीय है, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। 4 निर्दलीय, इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि अगर यही स्थिति शाम तक चलती है, अंत तक चलती है, तो अन्य का आंकड़ा जो है इसमें ऐड होगा, उसी की सरकार बनती हुई वहाँ पे दिखेगी। चलिए यहाँ पे भी कुछ फेसेस पे नजर डालते हैं कि कौन यहाँ पे मुख्य फेसेस हैं जो लोग इस वक्त अपने ट्रेंड में दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन जीत रहा है। वो आंकड़ा आपके, वो फेसेस आपके सामने लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग जो सीएम है जयराम ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ रहे थे और ताज़ा रुझान के मुताबिक वो आगे चलते। लेकिन इस पर अनिल शर्मा को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट में, ये पंडित सुखराम शर्मा के बेटे हैं और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, ये आगे चल रहे हैं। मंडी बड़ी इंपॉर्टेंट विधानसभा थी, अनिल शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं। अगला रुझान लेके आइए, देखते हैं वहाँ से कौन आगे चल रहा है, क्योंकि कई सारे फेसेस कांग्रेस की तरफ से भी उतारे गए थे, कई बीजेपी के रिबेलियंस भी इसमें चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग सीटों से, तो उनके भी ट्रेंड देखते हैं। इसमें आशा कुमारी का रुझान देखते हैं क्या है। डलहौजी से है, कांग्रेस से है, पीछे चल रही हैं। ये इंपॉर्टेंट सीट है कांग्रेस के लिहाज से, तो इस पे आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। विक्रम जीत को देखिए, यहाँ पे उनका क्या रुझान बन रहा है। भाजपा से है, आगे चल रहे हैं विक्रम सिंह, और ये सीट भी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे रिबेल करते हुए दिखे थे बीजेपी के समाज से। अग्निहोत्री, इनको देखिए आप, मुकेश अग्निहोत्री, ये एक बड़ा फेस है कांग्रेस के, बहुत एक्टिव थे और माना जा रहा था कि ये बहुत बड़े कंटेंडर के तौर पे सामने निकलेंगे। हरौली सीट से ये फिलहाल आगे चलते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस से। तो ये कुछ चेहरे हैं जहां पे आपको देखना चाहिए, लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पे बहुत टफ फाइट के बीच में भी हिमाचल में शायद एक टक्कर हो सकती है, लेकिन गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की। ओके नीरज जी, शुक्रिया है पूरी जानकारी देने के लिए और सब कुछ हमारे सामने रखने के लिए। तो पिक्चर एकदम स्पष्ट क्लियर गुजरात में तो कोई मतलब 1% भी डाउट नहीं है। और अब सिर्फ देखने वाला है कि फाइनल आंकड़ा कहाँ जाकर टिकेगा। देखिए जिस तरीके से बीजेपी का वोट शेयर है इस समय, हैरानी नहीं होगी और ये आंकड़ा जो है 160 तक भी पहुंच जाए। होते हैं लैंडस्लाइड, ये एक मेरे ख्याल से जितने इलेक्शंस हमने देखे हैं उनमें बड़े स्टेट्स में एक सबसे बड़ा एक लैंडस्लाइड्स में माना जाएगा। पंजाब एक था जो हुआ था और एक ये गुजरात था, जिसे कहते हैं एकदम ज़बरदस्त लैंडस्लाइड। इतनी सीटें तो 2002 में भी नहीं आई थी बीजेपी की, जितनी अब यहाँ पर आने की तैयारी हो रही है। 151 और ये नंबर जो है ये बढ़ ही रहा है। 146 जब नीरज जी बता रहे थे तब, अब ये 151 पर आ गया है। और हिमाचल में अभी भी मामला नेक टू नेक ही है। कई सीटें हैं जहाँ पर 300 से 400 सीटों का फर्क, वोटों का फर्क है, तो वहाँ पर भी एक ऊँट किस करवट बैठेगा ये मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा। अब चलिए काम करते हैं, अब मार्केट में कुछ फ्रेश कॉल्स लेते हैं। फिर बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है एक ऑल टाइम हाइस की तरफ वापस जाने की, शायद 43,366। एक क्लियरली एक ब्रेकआउट ट्रेड इस समय बैंक निफ्टी में प्ले आउट हो रहा है और एक्सपायरी का दिन है। यू नेवर नो कहाँ तक जा सकता है, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस इंडेक्स में आता हुआ। स्वाति जी, बैंक निफ्टी में कोई स्पेसिफिक ट्रेड इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो आपको अच्छी लग रही हो? यस, जैसे मैंने दिया है ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक, मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अपसाइड अगर हम देखें टेक्निकली, उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 910 का, जिस हिसाब से उसने ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम्स के साथ ये स्ट्रेंथ इंटैक्ट रख रहा है। अपसाइड में इसने 950 टू 980 के लेवल्स में देखते हूँ, तो अगर लॉन्ग कॉल इनिशिएट करना चाहते हो तो एक्सिस बैंक विल बी द राइट कंटेंडर टू टेक अ बाय कॉल एट द करंट मार्केट प्राइस आल्सो। स्टॉप लॉस कैन बी केप्ट एट 905 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 980 रुपीस। HDFC बैंक। और अच्छा, इस बीच आप लेके आइए एक बार जरा सन फार्मा। ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत चल रहा है तो कुछ शॉर्ट करने लायक नहीं है। मुझे याद आता है सचिन जी का एक सुपर एग्रेसिव कॉल था। इनफैक्ट पहली बार सुनने के बाद जब मैं देखा उसको तो उस वक्त 20 डे में वॉलेट कर रहा था। क्या खूबसूरत ट्रेड था। सचिन जी, आप जहाँ भी हैं इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। क्या गजब की शॉर्ट कॉल थी आपकी, और शॉर्ट कॉल के साथ 20 डे में ब्रीच हुआ, अब ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ डिसाइसिवली, और इनफैक्ट 50 डे से भी करीब करीब आप ये समझ लीजिएगा इस वक्त
₹10 नीचे ट्रेड कर रहा है। सुपर कॉल, अच्छी कॉल है। अच्छा, और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें जरा प्लीज एक बार लिखे आइए आप। एक्साइड बैटरी स्टॉक्स की श्रेणी में ये एक स्टॉक अपनी लीड लेता हुआ राजेश जी एक बार जरा अपना व्यू रखिएगा एक्साइड पे। एक्साइड अब 31 मई 2021 के बाद की पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ डे हाई पर 1% ऊपर है। इस पर आपका व्यू? वीरेंद्र जी देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। यहाँ पे काउंटर में स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें तो 190 का यहाँ पे बेस शिफ्ट हुआ है। 190 के ऊपर एक साइड का बायस पॉजिटिव होगा। सामने जो पहला रेजिस्टेंस हो रहा है यानी जहाँ पे कॉल रेट खड़े है वो 200 का स्ट्राइक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 190 एंड 200 ये इसकी रेंज है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 190, टारगेट 200। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स इस समय आपके लिए आते हुए, और मार्केट में इस समय एक अच्छा मोमेंटम। और अब बिग मार्केट वॉचेस में हमारे साथ हैं प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की CMD अमीषा वोरा। अमीषा वोरा जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं, जब से आपने ये पूरा स्टेक खरीदा, मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बधाई देना चाह रहा था मैं। बधाई हो आपको, और उम्मीद है कि आप इस इंस्टीट्यूशन को, जो ऑलरेडी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग और लीडिंग इंस्टीट्यूशन रहा है, इसको और आगे काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे क्लाइंट्स को हो सके उतना सही इंटेंशन से मार्गदर्शन दिया करें। मैं और मेरी रिसर्च टीम, वही हमारा इंटेंशन रहेगा। उसके लिए बधाई आपको। अब बताइए, मार्केट पर आपका क्या अप्रोच है इस समय? एक मार्केट, इंडियन मार्केट एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस फेज में, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है मार्केट को। वैल्यूएशंस, ग्लोबल फैक्टर्स, FII सेलिंग, कुछ भी, और मार्केट जस्ट एक वन वे अप। आपका क्या व्यू है इस समय? जिस तरह से आपने बताया कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जनरली आउट परफॉर्मेंस मोमेंटम मनी भी चेस करने आ जाता है। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये जो मोमेंटम में मार्केट है वो कंटिन्यू रहेगा एंड मार्केट्स विल बी इन फाइन फेटल। बट एक चीज रहेगा कि मार्केट वन साइडेड नहीं जाएगा, ये एक रेंज में रहेगा, और उसके चलते जो स्टॉक पिकिंग का मजा है मार्केट में वो ज्यादा रहेगा। मतलब कि स्टॉक्स, सिलेक्ट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विल गिव मच बेटर रिटर्न देन दी ओवरऑल इंडाइसेस। और एक पॉइंट मैं नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली ध्यान में लाऊंगी सभी इन्वेस्टर्स के, कि इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है, बोथ एज एन इकोनॉमी एज वेल एज मार्केट्स। और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हमारे ट्रेंड लाइन इन्फ्लेशन अगर लास्ट 10 साल का देखो से उतना नहीं ज्यादा है जितना ग्लोबली यूरोप और US में इन्फ्लेशन है, वो उनकी ट्रेंड लाइन से बहुत ही ज्यादा है। सो वी अग्री, हम एज अ कंट्री एंड मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट हमारा जो कहीं पर ना कहीं पर जो कंपटीशन है इन एलोकेशन चाइना से, वो इतना सस्ता हो चुका है कि मुझे लग रहा है मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक चाइना में थोड़ा फ्लोज डाइवर्ट होना चालू डेफिनेटली हो जाएगा। एंड जो हमारा बिग एक्सपेक्टेशन था FI मनी का, उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग हो सकता है। तो इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू डू वेल, बट फॉर द एक्सपोर्ट सेगमेंट जहां पर ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट आएगा, एंड इन टर्म्स ऑफ फ्लोज मुझे लगता है वो भी हम नेक्स्ट ईयर में थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पाएंगे। अच्छा अमीषा जी, जब आप कह रही हैं ग्लोबल रिसेशन, इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, अमूमन हमें ये भी कहा जाता है कि भाई दबाव की स्थिति में ही, अनिश्चितता में ही, पेन में ही गेन की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। आप समझ ही गई होंगी, इनफैक्ट मैं अपना जो प्रश्न है वो कहाँ केंद्रित रख रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट IT। ये अर्निंग सीजन आपने देखा, बट कुल मिला के US इकोनॉमी कैसे करेगी, यूरोप कैसा करेगा, यही तय करेगा IT का भविष्य। इस प्राइस पे मैम आपको IT कैसा लग रहा है, और आप यहाँ इस वक्त अवॉइड मोड में है या फिर कुछ चुनिंदा जिसे कहते हैं बाइंग, वो करना अच्छा रहेगा? IT में जो एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट इन रेटिंग, मतलब कि जो री रेटिंग स्टॉक्स का हुआ था, मुझे लगता है वो 50% से ज्यादा तो करेक्शन हो चुका है। री रेटिंग
निकल चुका है। बट जो लास्ट 3 साल आईटी स्टॉक्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ भी दिखाया कंपेयर टू देयर प्रीवियस टाइम, वो मुझे लगता है अभी आने में टाइम लगेगा। वेदर वो डील विंस में ग्रोथ हो, वॉल्यूम्स या तो रेवेन्यूज में ग्रोथ हो या मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, तीनों को टाइम लगेगा। तो आईटी की स्ट्रेटेजी अभी भी हमारी न्यूट्रल वेट है, हमारी ओवरवेट स्ट्रेटेजी नहीं है। इसमें थोड़ा डिफेंस डिस्पाइट बीइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगा एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर सेक्टर्स जहां पर ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, पर हमारा अभी भी व्यू न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल व्यू है आपका यहाँ पे। अच्छा मैम, मैं बहुत आसानी से एक प्रश्न पूछ सकता था बैंकों को लेकर, क्योंकि हम खुद ही आजकल बड़े आश्चर्यचकित हैं पीएसयू बैंक्स का और उनका बिहेवियर देखकर। ज़्यादातर स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों के, 2 साल के, 3 साल के हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बैंकों से पहले एनबीएफसीज के बारे में पूछना चाहूँगा। एक ज़माना हो गया हमने एनबीएफसीज को डोमिनेट करते हुए नहीं देखा। इस बार B2 का करिश्मा नज़र नहीं आ रहा है। इस बार किसी भी अगर आप देखें, चाहे गोल्ड फाइनेंस कंपनी का करिश्मा नज़र नहीं आ रहा है। आप एनबीएफसीज पे क्या व्यू रखती है मैम, और अगर किसी भी एनबीएफसी को लेकर आप कंफर्टेबल हैं और उसका नाम ले सकती हैं तो वो कौन सी होगी? देखिए, मेरा व्यू बहुत काफी टाइम से एक ही है कि लास्ट 10 साल जो रहे वो एनबीएफसी का डिकेड था। आप देखोगे तो एनबीएफसी में लास्ट डिकेड में फिनोमिनल क्रेडिट ग्रोथ आया एंड उसके साथ उनका प्राइस टू बुक जो जहां पर कैटेगरी में था उससे प्राइस टू बुक भी ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो किसी का 3.5 था तो 7 हुआ, किसी का 1 था तो 2 हुआ, डिपेंडिंग ऑन देयर बुक एंड आरओई स्ट्रक्चर। ये जो डिकेड है वो मेरे हिसाब से बैंकों का रहेगा, एनबीएफसीज का नहीं रहेगा। जब बैंक्स पैरालाइज थी उनकी इक्विटी के लिए, कैपिटल के लिए और बिजी थी अपनी बुक ठीक करने के लिए, तो एनबीएफसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ महसूस कर रहे थे। अभी बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशंस है वो नहीं टिकेंगे और नॉर्मल ग्रोथ मिलेगा। तो मेरा व्यू है कि बैंक इज बेटर बेट, बट सिलेक्ट एनबीएफसी ग्रोथ नहीं करेगी ऐसा मेरा मानना नहीं है, पर नेक्स्ट लास्ट डिकेड जितना फिनोमिनल ग्रोथ नहीं आएगा। दैट इज हैविंग सेड दैट, particularly in banks also I would like to say कि लास्ट 3 साल में या 2 साल में विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी ने बहुत अच्छा लीडरशिप ले लिया एंड जो लीडर थे वो मर्जर या किसी की वजह से थोड़े साइडवेज है। मुझे लगता है वो फेज ऑफ साइडवेज ऑफ द लीडर आल्सो विल एंड सून एंड दिस ईयर दैट स्टॉक शुड गिव मच बेटर रिटर्न इज माय बिलीफ। Apart from I feel कि PSU banks will continue to be in favor for next 2 to 3 years. चलिए, अच्छा अमीषा जी, तो एक और सेक्टर जहां पर हमने एक काफ़ी बड़ा मूव देखा है वो है ऑटोमोबाइल। यहाँ पर एक चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, 1-2 स्टॉक को छोड़ दे जिनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, लेकिन आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, सब में ज़बरदस्त मूव हमने देखा है यहाँ पर। पिछले साल तक ये काफ़ी अंडर ओन्ड स्पेस थी, लेकिन अब एक कंसेंसस बाय है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या फ्रेश व्यू होगा? मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, पर्टिकुलरली जब कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं। तो वंस अगेन माय बिलीफ इज कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल जो अनलीश हुई है वो यहाँ से भी 3x वॉल्यूम लेकर जाएगी 5 इयर्स में। तो अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो बिलीव करता है तो उसको मानना ही पड़ेगा कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल बहुत अच्छे से पैन आउट होगी इंडिया में। एंड यही कंपनी जो कमर्शियल व्हीकल फोकस्ड है उनके प्रॉफिट्स भी मेरे हिसाब से 3 साल में मोर देन डबल या ट्रिपल हो गए, क्योंकि उनका जब वॉल्यूम बढ़ा तो उनको कमोडिटी की वजह से मार्जिन नहीं बढ़ पाया। बट आई एम वेरी श्योर कि एक फेज आता है जब आप कॉस्ट पुश पास करते हो, वॉल्यूम ग्रोथ होता है एंड विद मार्जिन रिकवरी बॉटम लाइन ग्रोथ फिनोमिनल हो जाता है। उसी तरह से अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखोगे तो उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में स्टार्क डिफरेंस है पास्ट से।
सो ये जो न्यू मैनेजमेंट चेंज है एंड मार्केट रेलेवेंस ऑफ द कंपनी है, उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो अशोक लेलैंड हो जाए या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो जाए, ये हमारे रिसर्च से अभी भी स्ट्रांगली वी आर रिकमेंडिंग। सन फार्मा का मूव था वो एक्चुअली जो हलोल में उनको एक इंपोर्ट अलर्ट आया। हलोल एक टाइम पे इनका बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूटर हुआ करता था। अब हालांकि इसकी जो सेल्स हैं वो 3% ही हैं यूएस के लिए, लेकिन फिर भी एक काफ़ी बड़ा एक प्लांट है इनका, तो वो उस पर पहले एक ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड था उस पर, और अब एक ये इम्पोर्ट अलर्ट मतलब जब तक आप इसको सॉर्ट नहीं कर देते तब तक आप यहाँ से यूएस में यूएस यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट्स। अमीषा जी, यूएस बेस्ड जो यूएस फोकस जेनेरिक फार्मा कंपनीज हैं उनमें हमने काफ़ी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स देखे हैं। लुपिन में बहुत पिछले 2-3 साल से मैं देखा है लगातार गिरावट आई है। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा कुछ हद तक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज फोकस्ड हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। फार्मा में क्या व्यू है आपका? कोई स्टॉक पिक जो आपको अच्छी लग रही हो करंट लेवल पर भी? फार्मा में हमारा टॉप पिक सिप्ला है, और हमें लगता है कि जिस हिसाब से सिप्ला की पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, अभी भी नेक्स्ट 3 to 5 क्वार्टर्स सिप्ला का ग्रोथ बहुत ही शानदार रहेगा। तो एज अ स्ट्रेटेजी हमें सिप्ला अच्छा लग रहा है। एक स्टॉक जो अपनी ऊंचाइयों से बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुका है वो ग्लैंड फार्मा है। बहुत सारी चीजें, वेदर फंडामेंटल ले लो, शेयर होल्डिंग एंड प्रमोटर्स लेवल ले लो, काफी सारी चीजें मार्केट परसीव कर रहा है या कंसर्न्ड है, पर मुझे लगता है कि बहुत वो सब कुछ प्राइस में आ चुका है। एंड उनका बिजनेस मॉडल अगर देखे तो यहाँ से 2 साल में ग्लैंड फार्मा बहुत अच्छा रिटर्न दे सके, ऐसे पोटेंशियल है। ओके, अच्छा, एक जरा एक वो नंबर वापस लेकर आइए। 157 के करीब पहुंच रहा है अब वो बीजेपी का जो नंबर है गुजरात में, और ये तो बहुत ही एक लैंडस्लाइड ना, इतनी ज़बरदस्त लैंडस्लाइड याद नहीं कब लास्ट आई हुई किसी बड़े इलेक्शन में। अमीषा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब हम वापस 2024 के इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वो एक रिस्क फैक्टर है अभी भी, या उसको मार्केट अब मान चुका है कि बस अब वो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए? मेरे हिसाब से मार्केट मोरलेस ये व्यू में रहेगा कि कंटिन्यूटी रहेगी, एंड ऑफ कोर्स गुजरात इज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, बट दे आर डूइंग मच बेटर देन लास्ट टाइम। सो मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली ये मानेगा कि उस इलेक्शन में भी कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा मैम, अब मैं सोच रहा था कि वो प्रश्न ना पूछूं, लेकिन अल्टीमेटली पूछूंगा ही। कोई पीएसयू बैंक अभी भी जो आप लोगों को लगता है कि यहाँ से पैसा कमा के देगा, जिसे चेज करना चाहिए अभी भी, या फिर जो है उन्हीं में से सबसे प्रेफर्ड वन कौन सा है आपका? देखिए, एक चीज की जब भी पीएसयू बैंक फ्लेवर में नहीं थे, फिर भी एसबीआई वाज अ मस्ट पार्ट इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि जब ये हमने रन मार्केट का लास्ट 2-2.5 साल पोस्ट कोविड चालू किया तो एसबीआई 0.6 प्राइस टू बुक पे था, तो इट वाज अ नो ब्रेनर। अभी भी उसकी क्वालिटी स्पेशल है, तो मैं एसबीआई को एज अ टर्न अराउंड केस नहीं मान रही हूँ, एंड इट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। कोई टर्न अराउंड केस में कहीं पर देख सकते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्लोरियस डेज से इन टर्म्स ऑफ both I would say performance and valuation, that is price to book बहुत ही नीचे है, और इतना एसेट में राइट ऑफ है कि मेरे हिसाब से थोड़ा राइट बैक आने से भी गेम टोटली चेंज हो सकता है। एंड पीएनबी का हमेशा एक कल्चर रहा है कि जहां पर ग्रोथ जब सिस्टम में होता है तो दे कैन गार्नर इट। तो उनकी जैसे कि ब्रांच सिस्टम समझो, उनकी जो दूसरी सिस्टम समझो, तो पीएनबी मुझे लगता है बहुत अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। ओके, पीएनबी और एसबीआई, ये दो अगर आप देखें प्रेफर्ड पिक रहेंगे। अच्छा मैम, अगर सिर्फ बाजार की बातें ही करते रहें तो अच्छा भी नहीं होगा,
थोड़ा हट के बात करते हैं। मैम, लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी? ये अभी भी आप OTT पे ही बिजी हैं? मैं अल्टीमेटली मेरा प्रश्न था वो केंद्रित था PVR पर। गई सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखी आपने हाल फिलहाल में? और दृश्यम 2 अगर देखी हो तो बताइएगा जरूर। अनुज और मैं, अनुज देख चुके हैं, मैं नहीं देख पाया हूं अब तक। दृश्यम 2 मैंने देखी है और वो भी थिएटर में ही देखी है, तो हाँ। डेफिनेटली थिएटर का अभी भी मौका होता है। OTT तो मुझे तो लगता है कि OTT इज वेरी यूजफुल, बट वो डाइवर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि OTT चालू है और हम एक कॉल या व्हाट्सएप में लग गए तो पिक्चर कहाँ गई पता ही नहीं। सो थिएटर में जाना हम जैसे लोगों को डिसिप्लिन करके पिक्चर दिखाने के लिए वो बहुत जरूरी है। But as a PVR at this price 1887, it's ये चेजेबल स्टॉक है मैम इस वक्त? आपको लगता है कि अब वी हैव इनफ कंटेंट टू चैलेंज OTT? सी बट ऐसे ट्रेंड अगर भी आप देखोगे तो हम कहते रहते हैं ये तो मूवी अच्छी नहीं आई, हिंदी मूवीज आर नॉट डूइंग वेल, साउथ इंडियन मूवीज आर डूइंग वेल, XYZ रीजन है, बट अभी भी occupancies are not firing, movies are not doing big money in theaters, and as a trend they exist, but उनका re-rating का scope मुझे कोई नहीं लग रहा है। So I wouldn't really bet for medium term to long term perspective। एक क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए कुछ भी हो सकता है। चलिए, PVR पे मैम का व्यू था। चलिए, इस बीच हम जरा जो चुनाव के नतीजे हैं और जो ट्रेंड से, माफ कीजिएगा, रुझान जो है वो मैं स्क्रीन पे मैं रीड कर पा रहा हूँ। कुछ एजेंसीज पर आप देखें, करीब करीब बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 157 तक पहुंच गया, गजब। और कुछ अगर आप देखें पर्टिकुलर रीजन्स का, मैं यहाँ पर आपको जो आंकड़ा है वो आपके स्क्रीन पर रखना चाहूँगा। देखिए, अभी भी हिमाचल की परिस्थिति जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, बट यस, एज फार एज